चैप्टर नंबर 11 चांदी का जूता। अब चांदी का जूता कैसा होता है हमने तो देखा नहीं, आपने देखा है चांदी का जूता? नो मैम। मतलब वो चांदी एक मेटल है और उसका जूता होता है। नहीं, बट देखा है आप लोगों ने ऐसा? कभी सुना है चांदी का जूता? नो मैम, सुना है, देखा नहीं। चांदी के बर्तन होते हैं, लेकिन ये चांदी का जूता क्या है? वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अच्छा लिसन, आपको इस चीज का पता है ना, हमारे समाज में जब बेटी की शादी की जाती है तो उस बेटी की शादी के समय पर बेटी के साथ कुछ सामान भेजा जाता है, पता है आपको? यस मैम, यस मैम। उस सामान को क्या बोला जाता है? मैम ये किसी की बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। दहेज। सूरज में से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है। अभी नहीं है, अभी बंद हो गया। सूरज नहीं, सूरज आप ऑन मत। मैं मस्त के बीच बज रही थी पीछे। हाँ हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही थी। बट जब लड़की की शादी की जाती तो उस समय पर उसके मायका पक्ष की ओर से, यानी उसके मम्मी पापा की तरफ से कुछ सामान भेजा जाता है। उस सामान को क्या बोला जाता है? मैम दहेज। यस, दहेज, है ना, दहेज। अभी के जमाने में तो चलो ये लोग अपनी शान शौकत दिखाने के लिए या फिर दिखावा करने के लिए या फिर अपनी बेटी को किसी बात की कोई कमी ना हो उसके लिए वो बहुत सारे गिफ्ट जो हैं वो उसके साथ में भेजते हैं। तो ये होता दहेज है, लेकिन दहेज के नाम पर आप उसको नया नाम दे दिए कि गिफ्ट्स हैं, है ना, बेटी के लिए गिफ्ट्स हैं। कुछ लोग सामान नहीं देते हैं, सामान के बदले में कुछ पैसे जो हैं वो बेटी के नाम पर बेटी के नाम के दे देते हैं बेटी को साथ में, है ना, कई लाख रुपया दे दिया जाता है। लेकिन हमारे समाज में आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके लिए बेटी की शादी करना ही सबसे बड़ा खर्चीला काम हो जाता है, बड़ा ज्यादा खर्च भरा काम हो जाता है। ऊपर से साथ ही साथ ये रीति रिवाज के नाम पर या समाज में दिखावा करने के नाम पर कुछ सम्मान भी देना पड़ता है। आप गरीब हैं, बेटी की शादी का खर्चा भी नहीं उठा सकते, उसके लिए भी दिक्कत होती है, उसके लिए भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतना पैसा तो कभी जोड़ कर रखा ही नहीं। जितना पैसा था वो या तो परिवार के भरण पोषण के लिए लगा दिया या अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए कर दिया ना। लेकिन जब बेटी की शादी का समय आता है तो वहीं पे हर बाप के लिए, हर माँ के लिए सोच पड़ जाती कि आप बेटी को शादी में क्या देंगे। मोस्ट ऑफ जो गरीब परिवार से संबंधित रखते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है, ना वो उतना संग्रह कर पाते, ना उनके पास उतनी प्रॉपर्टी होती है, तो वो लोग भी चाहे वो किसी से उधार ले या बैंक से कर्जा ले, चाहे जो मर्जी करे, लेकिन अपने समाज में अपना नाम बनाए रखने के लिए या ससुराल वालों की मर्जी के साथ कुछ ससुराल पक्ष जो है वो सामने से मांगते हैं, पैसा मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? शायद बिहार, यूपी और बिहार में तो सामने से होता है, मोल तोल होता है ऐसा, पता है आपको? यस मैम। यूपी और बिहार में तो अगर यस मैम। नहीं, बिहार स्पेशली बिहार में अगर बेटा बहुत पढ़ा लिखा हो, मान लो इंजीनियर है किसी का बेटा, डॉक्टर है उसका बेटा, तो वहां पे मैंने ऐसा सुना है, अब मैं सच में इसको फैक्ट बताऊं नहीं बताऊं वो गलत हो जाएगा, बट मैंने सुना हुआ है कि वहां पे एक तरह से रेट लगे हुए होते हैं लड़कों के। अगर डॉक्टर लड़का है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा शादी के समय पर, अगर इंजीनियर बेटा है तो इतना देना पड़ेगा, वो होता है। शायद ऐसा कोई रिवाज बना हुआ है वहां पे। अब सरकार की तरफ से अप्रूवल मिलता है नहीं मिलता वो तो अलग है, क्योंकि कोई भी सरकार ये हमारा कानून मानता ही नहीं है, दहेज को गलत माना जाता है, दहेज को गैर कानूनी है, ये है कि नहीं? दहेज जो है वो गैर कानूनी है, पता है आपको? लेकिन अपने बेटी की भलाई के लिए, अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए बहुत सारा पैसा या बहुत सारा सामान जो है उसके साथ में दिया जाता है। और कई कई जगह पर तो इस बात के लिए सामने से खुद से बोला जाता है, मुंह खोल के बोला जाता है कि हमारा बेटा जो है वो डॉक्टर है और डॉक्टर बेटे की तो इतनी, डॉक्टर बेटे की बहू तो इतना लेके आएगी तभी चलेगा, तभी उसको बहू बनाएंगे।
ऐसा होता है, कई जगह पे होता है। अब स्पेशल किसी का नाम लूं ना लूं वो गलत हो जाएगा, लेकिन होता है हमारे समाज में, अभी भी होता है। वहां पे ओपन में होता है और बाकी जगह पे पीठ पीछे होता है, पर्दे में होता है सब जगह पे है। बोलियां हर जगह पे लगी होती हैं। अगर अच्छे घर बार का है, अच्छी पोजीशन का है, तो उसके लिए अलग अलग से लगा ही होता है, रेट लगा ही होता है पहले से। कोई मुंह फाड़ के मांग लेते हैं और कोई पर्दे के पीछे से, क्योंकि बोला जाता है ना कि आप तो हमें तो क्या देंगे, आप जो भी देंगे वो अपनी बेटी को ही दे रहे हैं, है ना। बहुत सी जगहों पे ऐसे बोलकर भी जो है ये डाउरी ली जाती है, दहेज लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको लगता है ऐसा होना चाहिए क्या? ये बहुत ढेर सारा रुपया पैसा लेके लड़की आ जाए, है ना, बहुत सारा सामान लेके लड़की आ जाए, तो उसमें गुण आ जाएंगे, उसके अंदर गुण आ जाएंगे, वो क्षमताएं आ जाएंगी जो एक परिवार को संभालने के लिए चाहिए। नो मैम। नहीं आएंगी, नहीं आएंगी ना। नो मैम। जो बहू आएगी वो गारंटी लेके थोड़े ना आएगी, ढेर सारा सामान लेके आएगी तो गारंटी लेके आ गई कि हाँ वो आपके घर को अच्छे से संभाल लेगी, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी शादी होने के बाद, या वो अच्छे से एडजस्ट कर लेगी, ऐसी गारंटी तो लेके नहीं आती है। तो क्यों हम इस चीज को ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देते हैं? नहीं देनी चाहिए ना। इसी चक्कर में जो हम सही की पहचान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा तो वही देगा ना जिसके अंदर अगर थोड़ी सी भी कमी होगी, थोड़े सा भी अवगुण होगा, या किसी बात के लिए उसके अंदर क्षमता नहीं होगी, ज्यादा पैसा तो वही देना चाहेगा। होता है ऐसा कि नहीं? हम अपनी चीज को बेचने के लिए हमें पता है कि हमारी चीज में ये कमी है, हमने कोई प्रोडक्ट लिया है ना, मतलब हम एक दुकानदार समझ लो ना, हमारे पास दुकान में एक ऐसी चीजें हैं जो जिसमें कुछ अवगुण है, जिसमें कुछ मतलब कमी है, लेकिन हम उनको छुपाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, है कि नहीं? वो किसी तरह से हमारे घर से निकल जाए। भी एक सामान है जिसको जैसे तैसे किसी के गले भी बांध दो, दहेज दे दिया, खूब सारा धन दे दिया, खूब सारा सामान दे दिया, तो ये तो उस बात के लिए भी गारंटी नहीं है वो कि बेटी अच्छे से रहेगी वहां पे, ससुराल वाले उसको अच्छे से रखेंगे, ये तो उसके लिए भी गारंटी नहीं है ना, है कि नहीं? भले वो बेटी कितनी भी बुरी हो, भले वो बेटी कितनी भी अच्छी हो, भले वो कितना भी एडजस्ट करे, और भले ही कितना भी पैसा लेके जाए, भले कितना भी सामान लेके जाए, लेकिन वो इस बात की श्योरिटी नहीं देता कि बेटी को आगे जाके उसके घर में वो मान सम्मान, वो सुख मिल पाएगा। ये कौन कर पाएगा? ये हम, आज की जनरेशन ही इस चीज को चेंज कर सकती है, अदरवाइज कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। ये रीति, ये नियम, ये रिवाज ऐसे ही चलते आने वाले हैं। अभी हम फेसबुक पे या मीडिया पे या सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे लोगों के उदाहरण भी देखते हैं जहाँ पे वो सामने से लड़की पक्ष वाले सामने से बहुत कुछ देने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन वर पक्ष में से लड़का जो है वो साथ में कुछ भी लेके नहीं जाना चाहता। ऐसे बहुत से उदाहरण आ रहे हैं, और मैं आप लोगों से भी ये आशा करती हूँ। हाँ मैं वो सिंगिंग कंपटीशन का रिजल्ट कब आया? फेसबुक पे अपलोड हो गया है, फेसबुक और मैम व्हाट्सएप में भी आ गया। यस मैम, मैंने देख लिया। व्हाट्सएप पे आया है? मैम व्हाट्सएप में नहीं पता, पर आया है। फेसबुक पे मैंने पर्सनल सेंड किया था। फेसबुक पे आया बेटा? यस मैम, व्हाट्सएप पे तो नहीं आया। व्हाट्सएप पे मैंने भी नहीं देखा, फेसबुक पे है बेटा। पेज को देखो, वहां पे जो पहले जिस पे पोस्ट आती है ना हमारी, उसी पेज पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा सारा रिजल्ट, 1 to 10 सारा है वहां, ठीक है। चांदी का जूता, तो ये चांदी का जूता भी हमारे समाज में फैली हुई इस दहेज नामक भयानक बीमारी के ऊपर ही आधारित एक छोटी सी कहानी है, जिसे लिखा है, किसने लिखा है इसे? बालशौरी रेड्डी ने। बालशौरी रेड्डी जी ने इस कहानी को लिखा है, और ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है जिसके माध्यम से हमें समझ में आएगा कि सच में ये दहेज जो है वो कितनी बुरी कुरीति है, कितना बुरा ये दाग है हमारे समाज के ऊपर, कितना बड़ा धब्बा है हमारे समाज के ऊपर। तो यही सब जानेंगे हम इस चांदी का जूता में, ठीक है।
तो साथ ही साथ आज आप एक और काम नोट कर लीजिए, आपको दहेज को समाप्त करना होगा। इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। क्या? दहेज को समाप्त करना होगा। ये यहाँ पे दिया गया आपको लेखन अभिव्यक्ति में। नोटबुक में लिखना है। हाँ, नहीं, रफ पे बेटा, इट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। मैं आपके व्यूज जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे। मैम लिख डाला, बोलूं मैं? 98 पे दहेज के रिवाज को खत्म करना होगा। इसके ऊपर आपको एक मैंने तो लिख डाला वो पहले से। कब लिखा? मैम मैं ऐसे बुक घुमा रहा था ना, तो वो पता चला कि ये चैप्टर है, तो आप वही दोगे, इसलिए लिख डाला पहले से। अरे वाह, बताओ तो जरा क्या लिखा, अपने व्यूज बताओ मुझे। मैम वेट अ मिनट, बुक निकाल लेता हूँ। हाँ, निकालिए बुक। मैम मैंने ऐसा लिखा है कि जो दहेज है ना, वो हमारे मैम मतलब हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके हमारे जात और दूसरे नामों पर भी दबदबा लग सकता है। क्योंकि आज की जनरेशन में दहेज एक इलीगल काम है, और दहेज लेना और किसी को देना वो भी हमें पाप लगता है। अगर कोई हमें सामने से दहेज दे या लेने की बात करे, तो हमें तुरंत पुलिस को खबर देनी चाहिए, और उनको अपने किए की सजा भी देनी चाहिए। बाद में दहेज को हमें इस दुनिया से मिटाने के लिए हमें हमारी रीति रिवाज को भी तोड़ना पड़े, फिर भी हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि दहेज एक बहुत ही बुरी और खतरनाक है टाइप की। मैम वो वायरस को क्या कहते हैं? वायरस बोल सकते हैं बेटा इंग्लिश में। मैम वो रिलीजियंस का वायरस होता है ना, मतलब वो रिवाज और उन सब का ऐसे फैलता ही रहता है बाद में। मैम उसे क्या कहते हैं? कुरीति। और हाँ मैम उस वो मैम मतलब वो सुरीति की तरह ही हम पूरे जात और सब लोगों में घूमता है, और बाद में अगर कोई हमें दहेज देने की कोशिश करे तो हमें उन्हें तुरंत मना कर देना चाहिए, और हमें किसी से दहेज नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा, ये दहेज लेना देना ये तो एक बनी हुई प्रथा है, एकदम से खत्म नहीं होगी, तो उसके लिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ना। वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, आप सुझा सकते हैं मुझे? वो कदम क्या हो सकते हैं? मैम लाइक एन एग्जाम्पल, अगर मैं किसी की शादी में गया और उनका दहेज और वो सब वो लेन देन वो कर रहे, और अगर मैंने ऐसा देख लिया, तो अगर मैंने डायरेक्टली पुलिस को फोन किया, तो वो अरेस्ट भी हो सकते हैं, और अगर उन्हें वार्निंग भी दे सकते हैं। मैम वार्निंग भी दे सकते हैं, और बाद में अगर वो अभी भी ना माने तो हमें उनसे रिश्ता ही तोड़ देना चाहिए। ओके। और अगर कोई ऐसे अगर दहेज, अगर पूरी मैम शादी ऐसा हो गया, बाद में दहेज और वो सब भी ले लिया, लेकिन लड़की खुश नहीं है, तो मैम बाद में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अमीरों के, मतलब वो अमीरों की लड़की होती है ना, उनके पिताजी ने ऐसा भी किया होता है कि अगर वो लोग रहे ना, अपने वो पेपर से साइन करवा देते कि अगर मेरी बेटी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील या ऐसे मतलब ऐसे मजा ना करे ना, तो वो अगर उसे डिवोर्स लेना हो ना, तो वो डायरेक्टली दे सकता है। वैसे पेपर्स को भी अभी साइन करना पड़ता है, मतलब वो बहुत सारे ऐसे पेपर्स को, शादी एक पेपर की तरह हो गई है मैम। हाँ, इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है, एक मिनट बेटा मैं इसको बंद ही कर दूं, जस्ट मिनट। इसके लिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम लोगों को पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा ना। हम लोगों को पहले अवेयर होना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए, हमारे क्या अधिकार है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या जरिया है जिसकी वजह से हम इस बीमारी को अपने समाज से निकाल पाए, अपनी जिंदगी से बाहर कर पाए ना। और साथ ही साथ इसके लिए सिर्फ नाम को ही कानून नहीं बनने चाहिए, बल्कि कड़े नियम और कानून बनने चाहिए, कि ताकि कोई भी अगर इस रूल को तोड़ना चाहे, कोई भी अगर इसके खिलाफ जा रहा हो,
चाहे वो मतलब सामने से है या पीठ पीछे है, चोरी छुपे है, तो उसके प्रति सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि जो कोई भी इस कानून का उल्लंघन करे उसे एक बार तो मतलब करने से पहले वो 10 बार सोचे, यदि मैं इस नियम को तोड़ूंगा, यदि मैं इस कानून को तोड़ूंगा तो मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। हो सकता है कि वो उस सजा के नाम पर, मेरा तो हो गया, उस सजा के नाम पर वो उस नियम को ना तोड़े। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित कर देना चाहिए कि हम लड़के वालों को, और नहीं, ये शर्त तो जरूर रखनी चाहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे यदि आपकी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी हो। तो वो दहेज की जगह पर अगर लड़की की डिग्रीज मांग लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी ना। अगर मान लो हर कोई यही बोले कि हाँ हमें दहेज नहीं चाहिए, दहेज की जगह पर आपकी बेटी की हमें डिग्री ही चाहिए, तो इससे क्या होगा, एक तो दहेज नामक बीमारी हमारे समाज से हट गई, दूसरा बहुत से पेरेंट्स जो अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाते नहीं है, सिर्फ 10वीं या 12वीं तक बड़ी मुश्किल से पढ़ाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि सरकारी स्कूलों में बिल्कुल ही फ्री है 10वीं तक की शिक्षा, तो इतना ही पढ़ाएंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे। तो उन लोगों के लिए भी ये एक ये बोलो एक बंदिश हो जाएगी, एक ऊपर ये लग जाएगा कि नहीं, हमें तो अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना होगा, उसको जहां तक वो पढ़ सकती है उसको कॉलेज पूरा कंप्लीट करवाना होगा, अच्छे से डिग्री डिप्लोमा सब दिलवाना होगा, वरना लड़की की शादी नहीं होगी। उससे दो तरह के फायदे हो जाएंगे। और आप मतलब आपको शायद इतना पता नहीं, आप अभी छोटे हो, लेकिन जब एक लड़की पढ़ी लिखी होती है ना, तो एक पढ़ी हुई लड़की पूरे परिवार को पढ़ाने की काबिल बन जाती है। एक लड़की सिर्फ अपने लिए ही नहीं पढ़ती है, एक लड़की सिर्फ अपने लिए ही अपनी पढ़ाई सीमित नहीं रखती है, वो पूरे परिवार को शिक्षित करने का दम रखती है। पता है आपको इस चीज का? वो पूरे परिवार को शिक्षित रखने का दम रखती है। इतना काबिलियत आ जाती है उस लड़की में यदि वो अच्छे से शिक्षित हो, अच्छे से पढ़ी लिखी हो। वो अपने हर फैसले को लेने में सक्षम रहेगी, अपने परिवार को कोई भी किसी भी चीज में अच्छे से राय दे सकती है। अगर मान लो बिजनेस है या फिर अदर कोई नया काम धंधा शुरू करने की कोई बात हो रही है, तो उसमें वो अच्छे से राय दे सकती है। और समाज में अगर कुछ और कई बातें, तो उसमें भी वो अपनी राय देकर उनको अच्छा रास्ता सुझा सकती है कि नहीं? चांदी का यस। इस व्यंग्य परक कहानी में लेखक ने दहेज जैसी विकराल सामाजिक समस्या पर करारा व्यंग्य किया है। कन्या कितनी भी सुशिक्षित, सुयोग्य और सुंदर क्यों ना हो, माता पिता दहेज के बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ें हिला दी हैं। ये एक व्यंग्य परक कहानी है। व्यंग्य परक मतलब जिसमें हंसी मजाक किया गया है, कुछ टोंट कसे गए हैं, कुछ कमेंट कसे गए हैं समाज की कुछ कुरीतियों के ऊपर, या कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे ऐसे लिए गए हैं जिनको मजाक का पात्र बनाकर ये कहानी रची गई है। उस कहानी में लेखक ने दहेज जैसी विकराल होती जो भयंकर रूप होती, बहुत बड़ा स्वरूप, विकराल सामाजिक समस्या के ऊपर करारा व्यंग्य किया है, कड़ा व्यंग्य किया है। बहुत बुरा, मतलब बहुत बुरा मजाक, बुरी तरह से मजाक उड़ाया उस चीज का, दहेज जैसी समस्या का। कन्या कितनी भी सुशिक्षित, यानी कन्या कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, सुयोग्य यानी कैपेबल, उसमें चाहे वो कितनी भी क्षमतावान हो, चाहे उसमें कितनी भी क्षमता हो, और चाहे वो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, माता पिता को दहेज से मुक्त नहीं हो पाते। ऐसे माता पिता जिनकी बेटी अच्छी पढ़ी लिखी है, सुशिक्षित है यानी अच्छी पढ़ी लिखी है, सुयोग्य है यानी कैपेबल है, और साथ ही साथ सुंदर भी है, तब भी उसके माता पिता को दहेज देना ही पड़ता है। इस सामाजिक अभिशाप ने भारतीय समाज की आदर्श परंपरा की जड़ें हिला दी। ये एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जिसकी वजह से हमारा जो भारतीय आदर्श है, हम जो आदर्श और मूल्य मान के चले हुए हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उसके ऊपर ये गहरा आघात है। ये हमारे भारतीय आदर्शों को पूरी तरह से खोखला बनाता जा रहा है। दहेज के नाम पर
बहुत सी जगहों पर लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उनको यहाँ तक कि कई औरतों को तो जिंदा जला दिया गया, उनके साथ रोज मारपीट होना, उनको मतलब इतना मारना कि उनकी मौत, उनको मृत्यु ही दे देना, उनको मार ही डालना। ऐसे बहुत से भयंकर जिससे भयंकर जो है कारनामे किए गए हैं। लेकिन ये सब अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा यदि आज का युवा खुद से ये कसम खा ले, खुद से ये वायदा कर ले कि मैं आने वाले समय में ना तो दहेज लूंगा और ना ही दहेज दूंगा। इस बात के ऊपर अमल करते हुए यदि हम सब चलेंगे तो हम अवश्य ही एक दिन एक ऐसे भारत को सामने लेके आएंगे जिस भारत में भारत की बेटी का, भारत की बहू का और भारत की बहन का बहुत अधिक सम्मान होगा। फिर देखना भारत कितनी टॉप पे पहुंच जाएगा ना, भारत इतनी ऊंचाइयों को छू लेगा कि उसका कोई भी पार नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी पार नहीं कर पाएगा। हम पीछे क्यों हटते हैं? क्योंकि हम लोग इन कुरीतियों के साथ में अपने आप को बांधे हुए हैं। हम इन रीति रिवाजों के नाम पर अपने आप को बंदिश में रखे हुए हैं, इनकी जकड़न में जकड़े हुए हैं, जिस वजह से हम अब ना तो खुलकर खुद कुछ कर पाते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। जिसे आप स्वयं पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए। कितनी बड़ी बात है ना। कन्फ्यूशियस जी का ये वर्ड है, उनकी ये सेंटेंस है क्या, जिस चीज को आप खुद पसंद नहीं करते, जो चीज आपको खुद पसंद नहीं है, आप उसको दूसरों के ऊपर मत थोपिए। आप दूसरों से एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो उस काम को करेगा। जो चीज आपको पसंद नहीं है तो वो दूसरों से करवाना भी ठीक नहीं होता, वो दूसरों से एक्सपेक्ट करना भी ठीक नहीं होता। कौन रीड करेगा? सूरज, आपकी ना डिस्टरबेंस आ रही है बेटा बैकग्राउंड से। मैत्री है, मैत्री। यस मैम। बेटा रीड कीजिए। यस मैम। संयोग की बात थी, मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा, उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बाछें खिल गई। वे एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और कुशलता संबंधी प्रश्नों के बौछार कर दी। आगे पढ़ लो बेटा, ये 2 लाइन है। यस मैम। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अलेसेशियन सोने ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह यह जानती हो कि मैं उसको मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। ओके बेटा, संयोग की बात थी। संयोग यानी कोइंसिडेंस है ना। संयोग की बात थी कि मैं जिस दिन अपने वकील मित्र शिवराम के घर पहुंचा। लेखक एक दिन कहाँ गया? अपने वकील मित्र शिवराम के घर पर। उसी दिन मेरे मित्र के पुत्र की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही थी। उसी दिन उसके मित्र के पुत्र की वर्षगांठ यानी उसका बर्थडे जो था वो बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया जा रहा था। भोज में निमंत्रित व्यक्तियों में वेंकटेश्वर राव को देखकर मेरी बांछें खिल गई। ये बांछें खिलना क्या है भाई? बांछें खिलना क्या है? ये वैसे मुहावरा है ना, ये बांछें खिलना। बांछें खिलना मुहावरा है जिसका मतलब होता है अत्यधिक प्रसन्नता होना। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड सा और प्लीजेंट सा सरप्राइज हमें मिलता है तो हम कैसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं।
खुशी को कहा जाता है बांछे खिलना। तो उसी भोज में, उसी डिनर में कौन आया था? जो बुलाए गए व्यक्ति थे, निमंत्रित व्यक्तियों में, यानी इनवाइटेड जितने भी गेस्ट थे, उनमें उनका एक मित्र वेंकटेश्वर राव मिला, जिसे देखकर लेखक बहुत अधिक प्रसन्न हो गया। ठीक है, वे एकदम उछलकर मुझसे गले मिले और वेंकटेश्वर राव, उनका जो फ्रेंड था, उसने भी उसे पहचान लिया और एकदम से अचानक से वह खुशी के मारे उछला और उछलकर वो लेखक के गले मिल लिया। उसके साथ आया, उसके गले मिला और कुशलता संबंधी प्रश्नों की बौछार कर दी। और उसने उससे सारा क्या हाल चाल है और क्या चल रहा है, जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं ना, पूरा उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो कुशलता संबंधी सारे प्रश्न जो थे उसने अपने मित्र से पूछ लिए। दूसरे दिन प्रातः मित्र का न्योता पाकर मैं नाश्ता करने उसके घर पहुंचा। दूसरे दिन उसने, वेंकटेश्वर राव ने उसे अपने घर पे बुला लिया कि भाई ऐसे से मेरा घर है, और एड्रेस दिया होगा और उसको अपने घर पे इनवाइट कर लिया। तो दूसरे ही दिन अब लेखक पहुंच गया अपने मित्र वेंकटेश्वर राव के घर पर नाश्ता करने के लिए। सर्वप्रथम विलायती व कीमती अल्सेशियन सोनी ने हमारा स्वागत इस तरह किया मानो वह यह जानती हो कि मैं उसके मालिक का अभिन्न मित्र हूँ। और सबसे पहले तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले विलायती, फॉरेन जिसको बोलते हैं, विलायती और कीमती, बहुत ज्यादा कीमती, बहुत ज्यादा पैसे वाली अल्सेशियन जाति की सोनी कुटिया ने उनका स्वागत जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया। और वो तो उसके आगे पीछे ऐसे लपट रही थी, ऐसे उसका स्वागत कर रही थी कि मानो वो जानती हो कि ये जो व्यक्ति आया हुआ है वो उसके मालिक का जो है वो बेस्ट फ्रेंड हो। उसको इस बात का जैसे अंदाजा ही हो, इस बात का जैसे उसे आभास ही हो। कौन पढ़ेगा? सूरज, आप हेडफोन लगाए हो ना, तो प्लीज उनको निकाल दो। सूरज, आर यू देयर? Who will read now? हेलो, कौन रीड करेगा? मैम यस मैम सेकंड पैराग्राफ से ना। सेकंड। यस मैम। बाथरूम से सर पहुंचते हुए वेंकटेश्वर राव सीधे बैठक में आ पहुंचे। पंखा चलाया, अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया। बैठक इस प्रकार सजाई गई थी मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा, साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय वेंकटेश्वर राव कैसे लापरवाह रहा करता था। आज उसकी रुचि में ऐसा भारी परिवर्तन कैसे हुआ? वह सदा अपनी चीजें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था। उन्हें करीने से सजाने की उसकी आदत ही न थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन न देखने की हार मान चुका था। कभी कभी कहा करता था, यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी। अचानक मुझे स्मरण हो आया कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन न हुआ होगा। यह उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है। वाह, रमा तो सौंदर्य की आराधिका होगी। ओके बेटा। अब जैसे ही वो अंदर गया तो बाथरूम से सर पहुंचते हुए, उसका फ्रेंड जो था वॉशरूम गया हुआ, बाथरूम गया था और वहीं से अपना सर पहुंचता हुआ, नहा के निकला ना, तो सर पहुंचता हुआ सीधे बैठक में आ पहुंचा, ड्राइंग रूम जिसको बोलते हैं ना। पंखा चलाया, उसके लिए पंखा चला दिया उसने
अखबार हाथ में थमाकर कपड़े पहनने के लिए शयन कक्ष में चला गया, लेकिन अपने बेडरूम में चला गया फिर वो, और उसके हाथ में अखबार पकड़ा है और बेडरूम में चला गया। बैठक इस प्रकार सजाई गई थी और ये जो मतलब ड्राइंग रूम था वो इतने बढ़िया तरीके से सजाया गया था मानो फिल्मी शूटिंग करने के लिए अभी अभी तैयार किया गया सेट हो। इतना बढ़िया लग रहा था, जैसा कि हम मूवीज में या फिर सीरियल वगैरह में ही देखते हैं कि ये एक सेट की तरह सजाया गया था, मानो अभी शूटिंग होने को तैयार है। मैं मन ही मन अपने मित्र की पत्नी की अलंकार प्रियता की प्रशंसा करने लगा, और लेखक को मन ही मन मतलब ये चीज को अप्रिशिएट करने लगा कि मेरे फ्रेंड की जो पत्नी है वो बहुत ही ज्यादा गुणी है, बहुत ज्यादा गुणवती है, जिसने इतने बढ़िया से घर को सजाकर रखा हुआ है। साथ ही उससे अपनी घरवाली की तुलना भी करने लगा, और साथ ही साथ उसकी अपने फ्रेंड की पत्नी के साथ अपनी पत्नी का भी कंपैरिजन करने लगा। उसको कम लग रहा होगा अपनी पत्नी का जो है मतलब सजाना सजावट वाला काम जो है वो कम लगता होगा, तो उन दोनों के बीच में वो कंपैरिजन करने लगा। दीवारों पर सुप्रसिद्ध कलाकारों की पेंटिंग सुशोभित थी, और उन वॉल्स के ऊपर बहुत से बढ़िया बढ़िया कलाकारों की प्रसिद्ध पेंटिंग जो थी वो लगाई गई थी। मैं सोचने लगा कि हॉस्टल में रहते समय वेंकटेश्वर राव कैसा लापरवाह रहा करता था। अब लेखक को ध्यान आने लगा कि वेंकटेश्वर राव जो था वो हॉस्टल में जिस समय रहा करते थे दोनों फ्रेंड्स, तो उस समय कितना लापरवाह हुआ करता था। वह सदा अपनी चीजें अस्त व्यस्त रख छोड़ता था, अपने जो सामान होता था उसको यहाँ वहां ऐसे ही फेंके रखता था। अस्त व्यस्त यानी यहाँ से वहां फेंकना, कभी भी उसको ढंग से नहीं रखना, व्यवस्थित ढंग से नहीं रखना, अरेंज करके नहीं रखना, तो ऐसे अपनी सामान को यहाँ वहां फेंके रखता था। हाँ, वह सदा अपनी चीजें अस्त व्यस्त रखता था। वेंकटेश्वर उसको उसका मानना था कि हॉस्टल के दिनों में तो वेंकटेश्वर कितना ज्यादा लापरवाह था, और अचानक से उसके अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया, उसके अंदर ऐसा कैसे चेंज आ गया जो इतना बढ़िया से घर सजा के रखा है, सब कुछ व्यवस्थित रूप से है। तो उसे याद आया कि उन्हीं उन्हीं उन्हें तो करीने से सजाने की आदत उसकी थी नहीं, वो तो कभी भी चीजों को ऑर्डर से नहीं रखता था, उनको अरेंज करके नहीं रखता था। करीना होता है किसी भी चीज को ऑर्डर में रखना, रीअरेंज करके रखना, सीक्वेंस में रखना, प्रॉपर प्लेस पे रखना, उसको कहा जाता है करीना। करीने से सजाने की उसकी आदत बिल्कुल भी नहीं थी। मैं चिढ़कर उसे लाख समझाता, किंतु उसकी लापरवाही में कोई परिवर्तन ना देख मैं भी हार मान चुका था। दोनों रूममेट्स भी होंगे ना, तो लेखक उसे कई बार समझाता था कि अपनी चीजों को ढंग से रखा करो, व्यवस्थित रखा करो, उन्हें अरेंज करके रखा करो, लेकिन वेंकटेश्वर राव इतना ज्यादा लापरवाह था कि कभी भी उसकी बात को नहीं मानता था। इस कारण लेखक भी हार मान चुका था। लेखक भी आप उसे ज्यादा नहीं बोलता था, कभी कभी कहा करता था यार तुम्हारी घरवाली ही शायद तुम्हें बदल सकेगी, और कभी कभी तो लेखक ने उसको ये भी कह दिया कि तू तो मुझसे सुधरने वाला नहीं है, मैं तो तुझे सुधार सुधार के थक गया, शायद तेरी घरवाली तुझे कुछ सुधार सके, वही तुझमें कोई परिवर्तन ला पाएगी। अचानक मुझे स्मरण हुआ कि वेंकटेश्वर राव में तो कोई परिवर्तन हुआ ना हुआ होगा। अचानक उसे याद आ गया, स्मरण यानी याद, अचानक से उसे लेखक को ये याद आ गया कि शायद वेंकटेश्वर राव अभी भी वैसा ही हो, ये उसमें कोई परिवर्तन आने वाली बात नहीं है कि हाँ घर बड़ा व्यवस्थित है तो ये उसके परिवर्तन का नतीजा है। यह उसकी श्रीमती रमा की सुरुचि का परिचय है। ये जो सब दिखाई दे रहा है वो उसकी जो श्रीमती है, उसकी जो मिसेज है रमा, उसकी सुरुचि का ही परिचय लगता है। शायद उसी की पत्नी ने घर को इतने बढ़िया तरीके से रखा है, वही घर को इतना बढ़िया से सजा सजा कर रखती है, ये उसी के कारण है। वेंकटेश्वर राव के तो बस की बात नहीं है, वो तो अभी भी वैसा ही होगा। वह रमा तो सौंदर्य की आराधिका हुई, मन ही मन वो रमा की प्रशंसा करने लगा कि अरे वाह, रमा तो मतलब कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से चीजों को सजाने का, और उसका कितना उसका टेस्ट कितना अच्छा है, उसको हर चीज का कितनी परख है, वो कितने बढ़िया तरीके से इन सबको अरेंज करके रखती है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यस सूरज। यस सूरज। Yes.
सूरज। यस मैम। भाई साहब नमस्ते। भाई साहब नमस्ते, शायद आप रास्ता भूल गए तो हमारे घर आइए। रमा एक सांस में कह गई। मैंने ब्लिट्ज को सिपाही पर रखते हुए दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ, सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। तभी रमा पूछ बैठी, आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतजार किया। 2 लाइन और है। क्या सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला तो चला आता। निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ओके, अभी जैसे वो कुछ सोच रहा था उतने में अब सामने से आवाज आती है उसे, भाई साहब नमस्ते। अब ये कौन कर रहा है नमस्ते? भाई साहब नमस्ते कौन बोल रहा है? उसके मित्र की पत्नी। ठीक है, कौन कर रहा है? उसके मित्र की पत्नी। शायद आप रास्ता भूल गए हैं जो हमारे घर आए। मतलब उसका मतलब ये था कि बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद आप हमारे घर आए हैं, शायद आपको हमारे घर का रास्ता भूल गया। ये हम तभी कहते हैं जब कोई हमारे घर पे बहुत दिनों के बाद आता है, तो ये कहा ही जाता है शायद आपको रास्ता भूल गया था जो आज यहाँ पे आ गए। रमा एक सांस में कह गई। वो सारा कुछ एक ही लाइन में कह गई, एक ही सांस, बिना रुके एकदम से उसने बोल दिया। मैंने ब्लिट्ज को सिपाही पर रखते हुए दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ। ये ब्लिट्ज क्या है? ब्लिट्ज क्या होगा ये? हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? मैम पता नहीं। यस नो मैम। यस। क्या होगा ये? अरे भाई, उसके हाथ में क्या पकड़ाया था उसके मित्र ने? न्यूज़पेपर। यस, अखबार। ये अखबार का नाम है ब्लिट्ज। अंडरलाइन कर लो इसको, अखबार का नाम है बेटा ये। मैंने अखबार को सिपाही पर रखते हुए दृष्टि उठाई तो देखता क्या हूँ। जैसे उसने अखबार पढ़ रहा था, उसने अखबार को उठाया और वहीं पर सिपाही पर रख दिया। सिपाही वहां पे कोई बेड लगा होगा, उस पर रख दिया और अपनी नजर जो थी वो ऊपर की तो क्या देखता है? सामने हाथ जोड़े हंसमुख रमा खड़ी है। हाथ जोड़कर उसके मित्र की पत्नी रमा जो थी वो वहां पे खड़ी हुई थी, हंसता हुआ चेहरा, हंसमुख यानी हंसता हुआ चेहरा लिए। मैंने उठकर अभिवादन का प्रत्युत्तर दिया। पर प्रत्युत्तर क्या होता है? प्रति उत्तर, बदले में उत्तर देना ना। जो उसने ये जो अभिवादन किया उसके बदले में उसने भी अभिवादन कर दिया। भाई साहब नमस्ते, तो उसने भी नमस्ते कर दिया। तभी रमा पूछ बैठी। रमा ने फिर से पूछा, उसको फिर से प्रश्न किया, क्या आप सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? उनके बेटे सुरेश की शादी हो चुकी है, तो वो पूछती कि आप हमारे बेटे सुरेश की शादी में क्यों नहीं आए? हमने तो आपका बहुत इंतजार किया, हमने तो आपका बहुत वेट किया, हमने तो आपकी बहुत राह देखी, लेकिन आप नहीं आए, ऐसा क्यों? क्या सुरेश की शादी हो गई? अब लेखक यहाँ पर चौंकते हुए, वो आश्चर्य हुआ ना उसको नहीं पता था कि उनके बेटे की शादी हो गई है। क्या सुरेश की शादी हो गई? मुझे न्योता कहाँ मिला जो चला आता? मुझे आपने इनविटेशन ही कहाँ दिया था जो मैं चला आता? निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टे मुझ पर दोषारोपण कर रही हो। आपने मुझे इनविटेशन कार्ड तो भेजा नहीं, निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टा आप मुझे ही कह रही हो कि आप आए नहीं। वाह,
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर जो है वो कोतवाल को डांटे। ये क्या है? मुहावरा। इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मैम मतलब उसका मतलब उनकी गलती वो खुद दूसरों को डांट रहा है, मतलब उसने जो काम किया वो दूसरों पर, अपनी गलती को दूसरों के सर पर डाल देना, अपनी गलती दूसरों के सर डालना, उसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपने मुझे इनविटेशन कार्ड तो भेजा नहीं, आपने निमंत्रण पत्र तो भेजा नहीं, उल्टा आप मुझे ही दोष दे रही हो। मुझे मतलब उल्टा मुझे शिकायत करनी चाहिए आपसे। उसके कहने का मतलब यही था कि मुझे शिकायत करनी चाहिए थी आपसे कि आपने तो निमंत्रण पत्र मुझे भेजा नहीं, उल्टा आप मुझे कह रही है कि आप आए नहीं। ठीक है, आज के लिए बेटा बस इतना ही ना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल पढ़ते हैं बाकी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मैम अटेंडेंस